एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, दैट इज इन डेज 102। सो 5th क्लास हम लोगों का हो चुका है, टुडे बीइंग द 6th क्लास, एंड आज हम लोग का मे बी लास्ट क्लास हो सकता है। सो अभी तक हम लोगों ने एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन पे इक्विटी प्लान देखा एंड फिर हम लोगों ने कैश प्लान देखा, राइट। इक्विटी प्लान पे कंपनीज एम्प्लॉय को इक्विटी शेयर इशू कर रही है ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्टेन वेस्टिंग कंडीशंस, राइट। और कैश प्लान पे क्या करती है, कंपनी एम्प्लॉयज को कैश इशू करती है ऑन कंप्लीशन ऑफ सम वेस्टिंग कंडीशंस जिसकी वैल्यू इक्वल टू इक्विटी शेयर होती है, राइट। इधर इक्विटी शेयर इशू करती है या फिर इक्विटी शेयर के बराबर की कैश पेमेंट करती थी, राइट। अब थर्ड टाइप ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट जो है, दैट इज योर चॉइस ऑफ सेटलमेंट, राइट। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, जब कंपनी चॉइस दे रही है ना, जब कंपनी चॉइस दे रही है, सो ये चॉइस में भी कंपनी के पास हो सकता है या फिर ये चॉइस आउटसाइडर के पास हो सकता है, राइट। अगर कंपनी के पास चॉइस है ना गाइस, अगर कंपनी के पास चॉइस है कि उसको इक्विटी देना है या फिर शेयर देना है, तो कंपनी ऑलरेडी डिसाइड किया होगा कि उसको इक्विटी देना है या कैश देना है, राइट। सो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कंपनी ने डिसाइड किया है इक्विटी देगा तो फिर आप पूरा का पूरा ट्रीटमेंट इक्विटी प्लान के हिसाब से करेंगे। अगर कंपनी डिसाइड करेगा कि उसको कैश देना है तो फिर पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आप लोग कैश प्लान के हिसाब से करेंगे, और दोनों ही हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, राइट। प्रॉब्लम तब होती है जब आउटसाइडर के पास चॉइस हो। अब आउटसाइडर के पास अगर चॉइस है, सपोज आपने एम्प्लॉय के पास कंडीशन रखा कि 3 ईयर्स आप सर्विस देंगे और 3 ईयर्स के बाद आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो इक्विटी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप कैश भी ले सकते हैं, ओके। इन सच केसेस एम्प्लॉय इक्विटी लेंगे या कैश लेंगे ये डिटरमिन करना पॉसिबल नहीं है, राइट। एम्प्लॉय कैश भी ले सकता है या फिर इक्विटी भी ले सकता है, और एम्प्लॉय कैश लेगी या इक्विटी लेगी ये तो 3 ईयर्स के एंड में आके पता चलेगा, राइट। जब एक्सरसाइज होगी तब पता चलेगी, उससे पहले तो पता चलेगा नहीं। सो 3 ईयर्स तक हम लोग एक्सपेंसेस कैसे हम लोग रिकग्नाइज करेंगे, वो है इसका सबसे मेजर इशू, राइट। सो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जब कैश और इक्विटी ये चूज़ करने का ऑप्शन एम्प्लॉय के हाथ में है, उस केस पे हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, राइट। उस केस में आप लोग क्या करेंगे गाइस, आप एज ए कैश भी ट्रीट करेंगे, राइट, दैट इज़ लाइबिलिटी, प्लस एज ए इक्विटी भी आप ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो दोनों को मिला करके आपको एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट भी बोली जाती है, राइट। कैसे आप लोग इसको करेंगे, जिस दिन ग्रांट डेट है ना, जिस दिन ग्रांट डेट है उस दिन आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी को स्प्लिट कर देंगे। क्या करेंगे, ग्रांट डेट पे आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी को स्प्लिट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज ये है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं, अगर आप अगले 3 ईयर्स तक सर्विस देते हैं, राइट, अगर आप अगले 3 ईयर्स तक कंटिन्यूस सर्विस देते हैं, देन 3 ईयर्स के एंड पे हम आपको ऑप्शन देते हैं कि इधर आप 100 शेयर ले सकते हैं हमसे, राइट, इधर आप 100 शेयर ले सकते हैं हमसे, या फिर आप 80 शेयर्स के बराबर कैश ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहा है कि अगर आप 3 ईयर्स तक कंटिन्यूस सर्विस मुझे देते हैं, देन एट द एंड ऑफ 3 ईयर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, या तो आप 100 शेयर लेंगे, पूरा का पूरा फ्री आप 100 शेयर ले लेंगे, या फिर आप 80 शेयर के बराबर का कैश ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कैश ले लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव विथ कैश और इक्विटी या फिर कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, राइट। अभी और क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, ये आपका ग्रांट डेट है, राइट। ये ग्रांट डेट पे आपको फेयर वैल्यू गिवन है। अब फेयर वैल्यू गिवन है बट इस पे कुछ कंडीशन है, राइट। फेयर वैल्यू विथ रेस्ट्रिक्शन गिवन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है, देखिए ये बोल रहा है, अगर आप 100 शेयर लेते हैं ना, अगर आप 100 शेयर ऑप्शन अवेल करते हैं, वहाँ पे वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन है। और वो वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आप 100 शेयर ऑप्शन अवेल करेंगे तो फिर आप अगले 2 साल तक वो शेयर को आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज़ द वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन, राइट। और कैश पे ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि कैश आपको मिल गया तो फिर वो आपका, आप कैसे भी उसको यूज कीजिए, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे जो फेयर वैल्यू दिया ना,
जो शेयर का फेयर वैल्यू है, अगर आप इक्विटी अवेल करेंगे तो उसका फेयर वैल्यू है 51 रुपीज़ एट ग्रांट डेट। और अगर आप कैश अवेल करते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन, अगर आप कैश अवेल करते हैं तो कैश का फेयर वैल्यू आपको दिया है 60 रुपीज़, ठीक है, एट ग्रांट डेट। ग्रांट डेट पे आपको ये दोनों फेयर वैल्यू दिया है, राइट। अब आपको सिंपली बोल रहा है कि आप ट्रांजैक्शन करके बताइए कैसे इसकी ट्रांजैक्शन होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड ने एम्प्लॉय को कहा कि अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस देते हैं देन 3 साल के एंड में या तो आप 100 शेयर ले लीजिए या फिर आप 80 शेयर के बराबर का कैश ले लीजिए। अगर आप 100 शेयर लेते तो उस पर वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन है, अगले 2 ईयर्स तक उसको आप सेल नहीं कर सकते, आप उस पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, राइट। अब अगर आप इक्विटी अवेल करते हैं तो फिर उसकी फेयर वैल्यू 51 रुपीज़ है और अगर आप कैश अवेल करते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू 60 रुपीज़ है, राइट। इतना समझ आया। अब देखिए, मैंने कहा आपको ग्रांट डेट पे आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटी को स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। कैसे आप लोग करेंगे देखिए, समझिए चीज़ों को, बहुत इजी सा चीज़ है, थोड़ा सा ही बस चेंजेस है, बाकी सब एज इट इज ही रहेगा। देखिए, अगर एम्प्लॉय, अभी एम्प्लॉय क्या चूज़ करेगा ये तो आके हमको ईयर 3 के एंड पे पता चलेगा, राइट। सो ईयर 1 पे भी हमको एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना है, ईयर 2 पे भी करना है, ईयर 3 पे भी करना है, राइट। सो देखिए, पहला एजम्पशन हम लेंगे, अगर एम्प्लॉय इक्विटी चूज़ करता है, अगर एम्प्लॉय 100 शेयर ऑप्शन चूज़ करता है तो कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ेगा, 100 शेयर इंटू 51 रुपीज़ फेयर वैल्यू, राइट। सो 5100 कंपनी का एक्सपेंसेस आता। और अगर सेकंड केस पे ये कैश अवेल करता है, कैश वाला ऑप्शन अवेल करता है, सो उसको 80 शेयर ऑप्शन मिल रहा है और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 60। सो 4800 कंपनी को एक्सपेंसेस हो रहा है, राइट। सो अगर इक्विटी ले रहा है तो कंपनी को 5100 लग रहा है और कैश ले रहा है तो 4800 लग रहा है, राइट। अब मैंने आपसे कहा ये कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट है, आपको दोनों को रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन सेम एक्सपेंसेस को बार बार रिकॉर्ड करने का कोई मतलब है, क्योंकि दोनों तो एक्सरसाइज नहीं होने वाले हैं ना, दोनों में से कोई एक ही एक्सरसाइज होगा, इधर ये एक्सरसाइज होगा या फिर ये एक्सरसाइज होगा, राइट। अब बोलेंगे ठीक है मैम, तो फिर जो हाईएस्ट है आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। हाईएस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारी हाईएस्ट लाइबिलिटी तो 4800 ही है, 5100 तो इक्विटी है, बट लाइबिलिटी 4800 की है, राइट। और लाइबिलिटी जितना है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे ना, उससे ज़्यादा हम लोग थोड़ी लाइबिलिटी क्रिएट करके बैठेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग का इक्विटी है, राइट। इसीलिए इंड AS 102 क्या बोल रहा है, जितना आपका लाइबिलिटी है ना उसको आप एज इट इज़ रिकॉर्ड कीजिए। क्या बोल रहा है, जितना आपका लाइबिलिटी है उसको आप एज इट इज़ रिकॉर्ड कीजिए, मतलब लाइबिलिटी को आप 4800 ही रखिए, राइट। और टोटल आपका मैक्सिमम एक्सपेंसेस कितना हो सकता था 5100, राइट। सो जो बचा ना, जो बचा उसको आप एज ए इक्विटी ट्रीट कीजिए, जो बचा उसको आप एज ए इक्विटी ट्रीट कीजिए। समझ आया क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि देखिए 4800 तो हमको देना ही है, इधर कैश पे दो या फिर इक्विटी पे दो, 4800 इज़ द मिनिमम एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय इधर ये अवेल करेगा या फिर ये अवेल करेगा, जो भी करेगा 4800 तो मिनिमम है, राइट, दैट इज़ लाइबिलिटी। अगर इक्विटी वो अवेल कर लिया तो फिर कंपनी को 300 रुपीज़ का एक्स्ट्रा उसको खर्चा करना पड़ेगा। एंड ये जो एक्स्ट्रा खर्चा करना ना, इक्विटी रेसिडुअल बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है कि यही उसका प्योर इक्विटी का वैल्यू है, क्योंकि 4800 तो लाइबिलिटी हो गया, राइट। सो इंड AS 102 बोल रहा है ग्रांट डेट पे आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी दोनों को स्प्लिट कर दीजिए, राइट। सो टोटल आउटफ्लो से अगर आप लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपका इक्विटी आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, इक्विटी को एज ए इक्विटी ट्रीट करेंगे और लाइबिलिटी को एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब ईयर 1 का एक्सपेंडिचर क्या होगा, अभी इक्विटी आ गया आप लोग का 300, राइट। सो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो पर एनम 100 रुपीज़ का आपका इक्विटी का एक्सपेंसेस आ रहा है। सो इक्विटी ईयर 1 पे 100, ईयर 2 पे 100, ईयर 3 पे 100, राइट। लाइबिलिटी कितना है 4800 है। सो 4800 डिवाइडेड बाई 3, सो फर्स्ट ईयर पे आया 1600, सेकेंड ईयर पे 1600 और थर्ड ईयर पे 1600, राइट। आई एम एज्यूमिंग ईयर 1 के एंड पे भी फेयर वैल्यू 60 है, ईयर 2 के एंड पे भी फेयर वैल्यू 60 है, ईयर 3 के एंड पे भी फेयर वैल्यू 60 है। अगर फेयर वैल्यू चेंजेस होती तो फिर आपको, जैसे हम कैश प्लान पे रिकॉग्नाइज करते हैं, लाइबिलिटी को रीमेजर करते हैं ईच रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे, तो आप इसको भी रीमेजर करते, राइट।
बट नाउ आपको समझाने के लिए आई एम एज्यूमिंग कि यहाँ पे फेयर वैल्यू 60 ही है, देयर इज नो चेंजेस इन फेयर वैल्यू, सो लायबिलिटी आपका हर साल सेम ही रहेगा। अब आप बताइए एंट्री क्या होगी। एंट्री वही इक्विटी एंड लायबिलिटी की, इक्विटी के लिए इक्विटी का एंट्री देंगे, लायबिलिटी के लिए लायबिलिटी का एंट्री देंगे, राइट। सो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, देखिए मैं कंबाइंड एंट्री कर रही हूँ। इक्विटी के लिए हम लोग क्या करते थे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व ब्रैकेट पे अदर इक्विटी, राइट। ये एंट्री हम लोग इक्विटी के लिए करते थे। लायबिलिटी के लिए क्या करते थे, कैश सेक्शन में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, राइट। सो यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में कितना जाएगा, इक्विटी 100 और लायबिलिटी 1600। सो इक्विटी पे गया 100, लायबिलिटी पे गया 1600 और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा 1700। ये समझ में आया, राइट। सो ईयर 2 में भी सेम एंट्री होगा और ईयर 3 में भी सेम एंट्री होगा, राइट। अब आया आपका एक्सरसाइज पीरियड। अब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, ईयर 3 के एंड पे आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, राइट। अब एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, इक्विटी ऑप्शन भी ले सकता है या फिर कैश ऑप्शन भी ले सकता है। अगर एम्प्लॉय कैश ऑप्शन लेगा तो फिर एंट्री क्या होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी आपने क्रिएट किया है, टू कैश कर देंगे, राइट। शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी पे टोटल कितना है 4800 है, सो 4800 टू कैश 4800, राइट। और जितना बचा आप लोगों ने इक्विटी में भी तो लिया था 300 रुपीज़, अभी इक्विटी का कोई काम नहीं है क्योंकि वो कैश ऑप्शन अवेल किया। सो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 300 उसको ट्रांसफ़र कर देंगे आप लोग जनरल रिजर्व पे, क्योंकि अभी उसका काम नहीं। हम लोग मैक्सिमम लिए थे, मैक्सिमम 5100 लिए थे। अगर इक्विटी वो अवेल करता तो मैक्सिमम 5100 चला जाता, राइट। क्योंकि वो कैश अवेल किया तो हम लोग का 300 सेव हो गया और लायबिलिटी 4800 था तो 4800 का ही आउटफ्लो हुआ यहाँ पे, राइट। अगर इक्विटी वो अवेल करता तो इक्विटी में क्या एंट्री होता, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी को भी लेंगे 4800, राइट, और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व को भी लेंगे 300, राइट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5100, राइट। अगर फेस वैल्यू दिया है तो फिर उसको बाइफरकेट करेंगे शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम पे, राइट। सो ये है आप लोग का होल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे समझो कि पूरा कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया। अगर आपको अल्टरनेटिव दिया है तो आप लोग क्या करेंगे, ग्रांट डेट पे आप लोग बाइफरकेट कर देंगे लायबिलिटी एंड इक्विटी को। कैसे बाइफरकेट करेंगे, लायबिलिटी को तो एज इट इज़ लायबिलिटी ट्रीट कीजिए और टोटल आउटफ्लो मैक्सिमम जितना हो सकता है कंपनी का एस्टिमेशन जितना है उससे आप लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो आपका इक्विटी पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है। और हम लोग ऐसा क्यों करें, क्योंकि मैक्सिमम 5100 है और इक्विटी और लायबिलिटी दोनों को हम लोग अभी से रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से एक ही ऑप्शन अवेल करने वाला है एम्प्लॉय, दोनों तो नहीं कर सकता है ना। सो हम दोनों को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ही नहीं। तो कैसे बाइफरकेट करेंगे, लायबिलिटी को हम कम नहीं कर सकते इसलिए लायबिलिटी को एज इट इज़ रखिए, जितना बचा रेसिडुअल उसको आप लोग इक्विटी ट्रीट करेंगे। अब नाउ पूरा सेम रहेगा, इक्विटी को एज ए सेम इक्विटी ट्रीट करेंगे, कैश को एज ए लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। अगर कोई फेयर वैल्यू में चेंजेस हो तो उसको आप रीमेजर भी करेंगे, राइट। और जब एक्सरसाइज होगा, अगर कैश एक्सरसाइज हो रहा है सो लायबिलिटी टू कैश करेंगे, राइट, और इक्विटी पे जितना है उसको आप जनरल रिजर्व पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर इक्विटी इशू हुआ तो फिर तो पूरा पैसा चला गया, सो लायबिलिटी और रिजर्व दोनों का ही आप ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो द कॉन्सेप्ट इज ओवर। एक बार नोट्स रीड करते हैं फिर हम लोग स्टडी मेट का क्वेश्चन करेंगे, राइट। देखिए चॉइस ऑफ सेटलमेंट क्या बोला, चॉइस विथ कंपनी और चॉइस विथ एम्प्लॉय। कंपनी के पास अगर चॉइस है, कंपनी का इंटेंशन क्लियर होगा। अगर कंपनी का इंटेंशन है टू इशू शेयर देन ट्रीटमेंट सेम एज इन केस ऑफ इक्विटी प्लान, राइट। अगर कंपनी का इंटेंशन टू इशू कैश है तो फिर ट्रीटमेंट सेम एज इन केस ऑफ कैश प्लान, राइट। अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो फिर आप उसको एज्यूम करेंगे एज इक्विटी। अब एम्प्लॉय के हाथ में चॉइस है। हियर इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑप्शन द एम्प्लॉय इज गोइंग टू चूज। इट इज़ नोन एज कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैश प्लस इक्विटी, राइट। अब इस पे आप लोग अकाउंटिंग कैसे करेंगे, देखिए स्टेप 1 पे एट ग्रांट डेट स्प्लिट इक्विटी एंड लायबिलिटी। स्टेप 2 क्या बोला, ड्यूरिंग वेस्टिंग पीरियड इक्विटी विल बी अकाउंटेड एज इक्विटी प्लान एंड लायबिलिटी विल बी अकाउंटेड एज लायबिलिटी प्लान, राइट। नोट क्या बोला, वैल्यू ऑफ इक्विटी डिड नॉट चेंज हाउएवर लायबिलिटी विल बी रीमेजर्ड। अगर फेयर वैल्यू चेंज होगा तो लायबिलिटी रीमेजर होगा, राइट। फिर स्टेप 3 में क्या आया, एक्सरसाइज डेट पे। अब एक्सरसाइज डेट पे
एम्प्लॉई में ऑप्ट शेयर और एम्प्लॉई में ऑप्ट कैश प्लान, राइट। अगर शेयर ऑप्ट करता है तो फिर क्या एंट्री होगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। और अगर कैश प्लान ऑप्ट कर रहा है तो फिर लाइबिलिटी टू कैश होगा और इक्विटी में जो हम लोग लिए थे उसको हम लोग जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर कर देंगे, राइट। अब नोट क्या है, इफ फेयर वैल्यू इज गिवन विथ रेस्ट्रिक्शन देन इट इज़ फॉर शेयर एंड इफ फेयर वैल्यू इज गिवन विदाउट रेस्ट्रिक्शन देन इट इज़ फॉर कैश सेटलमेंट। जैसे मैंने कहा आप लोग को एम्प्लॉय का ऑप्शन देके आप इक्विटी ले सकते हैं लेकिन आप 3 ईयर्स तक उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सो बेसिकली इक्विटी पे ही कंडीशन लगती है। और अगर आपको बोला कि फेयर वैल्यू विथ रेस्ट्रिक्शन है तो आप एज्यूम करेंगे कि वो इक्विटी का फेयर वैल्यू दिया है और विदाउट रेस्ट्रिक्शन जो फेयर वैल्यू होगा वो कैश सेटलमेंट का फेयर वैल्यू होगा, राइट। सो जितना मैंने बताया उतना मैंने आपको समझा दिया। नोट्स पे ना गाइस इस बार मैंने जो नोट्स डिज़ाइन किया है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे लिख डाला है, राइट। सो आप लोग को कुछ भी वरी होने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम के दिन आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, ओके। सो स्टडी मेट में एक इलस्ट्रेशन है, आइए सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 दैट इज कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट। ऑन कंडीशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस, 3 ईयर सर्विस आपका वेस्टिंग कंडीशन है। एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड द राइट टू चूज इधर राइट टू कैश पेमेंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ 3000 शेयर, 3000 शेयर के इक्वल उसको कैश मिलेगा या फिर 3600 शेयर विथ रेस्ट्रिक्शन टू होल्ड देम फॉर 3 ईयर्स आफ्टर वेस्टिंग, या फिर 3600 शेयर्स मिलेगा और उसमें वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आपको 3 ईयर्स तक उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, राइट। दिस शेयर प्राइस नॉमिनल वैल्यू 10, नॉमिनल वैल्यू आपको दे दिया 10 रुपीज़ दैट इज फेस वैल्यू। एट द ग्रांट डेट इज ₹60 and after taking the effect of post vesting transfer restriction the fair value is estimated at ₹54 per share। क्या बोल रहा है, ग्रांट डेट पे 2 फेयर वैल्यू दिया, एक 60 एक 54। सो कौन सा इक्विटी का है कौन सा कैश का है, अभी देखो आफ्टर रेस्ट्रिक्शन बोला है। सो ट्रांसफर रेस्ट्रिक्शन है इक्विटी पे, रेस्ट्रिक्शन के बाद है 54। सो इक्विटी का फेयर वैल्यू है 54 और कैश का फेयर वैल्यू है 60, राइट। एट द एंड ऑफ द ईयर 1, 2 and 3 the share price is 64, 68 and 72 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे फेयर वैल्यू चेंज हो गया, मतलब आप लाइबिलिटी को यहाँ पे रीमेजर करेंगे, राइट। एट द एंड ऑफ ईयर 3 द एम्प्लॉय चूजेस ए में कैश ऑल्टरनेटिव, बी में इक्विटी ऑल्टरनेटिव, राइट। सो द नेसेसरी वर्किंग्स एंड पास द जर्नल एंट्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल से तो मैंने आपको समझाया है, सेम तरीके के एग्जाम्पल से, राइट। सो इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका ग्रांट डेट है, राइट। और ग्रांट डेट पे कंपनी क्या बोल रहा है एम्प्लॉय को, अगर आप अगले 3 ईयर्स तक कंटिन्यूस सर्विस देते हैं देन हम आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहे हैं, आप कैश भी ले सकते हैं या फिर इक्विटी भी ले सकते हैं, राइट। कैश भी ले सकते हैं, इक्विटी भी ले सकते हैं। कैश कितना है, 3000 शेयर के बराबर आप कैश ले लीजिए या फिर आपको 3600 शेयर मिल जाएगी, राइट। लेकिन शेयर के केस में इन्होंने वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन डाल दिया कि अगले 3 ईयर्स तक आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, राइट। और यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गिवन है ग्रांट डेट पे, ग्रांट डेट पे आपको 2 फेयर वैल्यू गिवन है, एक फेयर वैल्यू विथ रेस्ट्रिक्शन है, राइट। एक फेयर वैल्यू आपका विथ रेस्ट्रिक्शन है तो डेफिनेटली वो शेयर का होगा क्योंकि शेयर को ट्रांसफ़र करने में वेस्टिंग रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, इसीलिए विथ रेस्ट्रिक्शन वाली जो 54 रुपीज़ वाली फेयर वैल्यू वो शेयर की है और विदाउट रेस्ट्रिक्शन जो 60 रुपीज़ है वो कैश सेटलमेंट के लिए है, राइट। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब ईयर 1, 2, 3 के एंड पे आपको फेयर वैल्यू पे चेंजेस दी गई है, दैट मीन्स यहाँ पे लाइबिलिटी को आपको रीमेजर करना पड़ेगा, राइट। अब बोल रहे हैं आपको जर्नल एंट्री पास करना है, राइट। सो क्वेश्चन में तो कुछ डिफिकल्टीज़ है नहीं, मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टीज़, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बोल सकती हूँ हम लोग का जो मैक्सिमम आउटफ्लो है, राइट। अगर एम्प्लॉय शेयर ऑप्शन लेता है, इक्विटी ऑप्शन अवेल करता है तो कंपनी को क्या देना पड़ेगा, 3600 शेयर इंटू 54 रुपीज़, राइट। और अगर एम्प्लॉय कैश अवेल करते हैं तो 3000 शेयर इंटू 60 रुपीज़ देना पड़ेगा। ग्रांट डेट पे तो उतना ही है, 3000 शेयर इंटू 60 रुपीज़ देना पड़ेगा एज पर ग्रांट डेट फेयर वैल्यू, राइट। सो मैक्सिमम कितना यहाँ पे देना पड़ रहा है, मैक्सिमम देना पड़ रहा है 3600 शेयर इंटू 54 रुपीज़, राइट। सो अगर इक्विटी अवेल करेगा तो मैक्सिमम खर्चा कितना है, 1,94,400, राइट।
लेकिन अगर वो कैश अवेल करता है तो फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कितनी होगी, फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कितनी होगी, 3000 शेयर हम देंगे, राइट। 3000 शेयर के बराबर कैश देंगे और फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट कितना है 60, सो कितना आएगा ये 1,80,000, राइट। सो इक्विटी पोर्शन कितना होगा 14,400, राइट। सो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो रेसिडुअल बच गया उसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी। देखिए अब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब वेस्टिंग पीरियड एक्सपेंसेस निकालेंगे, राइट। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है और वेस्टिंग पीरियड की आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस निकालनी पड़ेगी। सो देखिए ईयर 1 पे क्या होगा, इक्विटी के लिए आप लोग क्या करेंगे, इक्विटी तो गाइस कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप स्ट्रेट लाइन मेथड पे डायरेक्टली बाइफरकेट करेंगे, राइट। सो इक्विटी का एक्सपेंसेस कितना है 14,400, राइट। सो 14,400 को आप स्ट्रेट डिवाइड कर देंगे 3 से, सो 4,800 पर एनम आप लोग का इक्विटी का एक्सपेंसेस आ जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे कितने एम्प्लॉय गए कितने एम्प्लॉय रहे इसका तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, सो इट इज़ एज्यूम्ड कि जितने को ऑप्शन दी गई है सारे के सारे ने अवेल कर लिया और इक्विटी रीमेजर होता नहीं है, राइट। और सेकेंड पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे लाइबिलिटी का एक्सपेंसेस। अब लाइबिलिटी के एक्सपेंसेस में दिक्कत है क्योंकि लाइबिलिटी हर साल चेंज हुई है, राइट। ईयर 1 के एंड पे कितना है लाइबिलिटी 64 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ईयर 2 पे 68 और ईयर 3 पे 72, राइट। सो ईयर 1 पे कितना होगा लाइबिलिटी एट ईयर 1, राइट। ईयर 1 पे कितना होगा, आप लोग का टोटल लाइबिलिटी कितना है 3000 शेयर के ऊपर आपको कैलकुलेट करनी है। सो 3000 शेयर टू 64, राइट, आएगा आपका 1,92,000 इंटू 1/3, एक साल का खर्चा कितना रहा है 64,000, राइट। ईयर 2 में कितना आएगा गाइस 3000 शेयर इंटू फेयर वैल्यू चेंज होकर कितना हो गया 68, सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2,04,000 इंटू 2/3, राइट, माइनस 64,000। ईयर 1 का एक्सपेंडिचर आप माइनस करेंगे, राइट। सो ये आ रहा है आपका 72,000। देन ईयर 3 पे अगेन रीमेजर करेंगे 3000 शेयर इंटू 72, राइट, ये आ गया आपका 2,16,000 इंटू 3/3 माइनस 1,36,000, 1,36,000 ये है 2,04,000 इंटू 2/3, राइट। इतने क्वेश्चन करने के बाद ये सब चीज़ पे अभी आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जो लोग डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं पहले 5 वीडियोस देख के आइए, उसके बाद ये करिएगा तो आप लोग को डाउट नहीं आएगा, राइट। सो ये आ गया आप लोग का लाइबिलिटी का एक्सपेंसेस, ईयर 1 में 64,000, ईयर 2 में 72,000, ईयर 3 में 80,000 और इक्विटी एवरी ईयर 4,800 जाएगा। सो जर्नल एंट्री आप लोग कर पाएंगे गाइस, लिखिए जर्नल्स ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। मैं पूरा फॉर्मेट में नहीं कर रही हूँ, आप लोग पूरा फॉर्मेट में करेंगे। सो एंट्री हम लोग का क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी, ये करेंगे इक्विटी के लिए, और लाइबिलिटी के लिए आएगा टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, राइट। सो इक्विटी तो हर ईयर 4,800 ही है, राइट, तीनों ही साल में 4,800 है। लाइबिलिटी कितना है, फर्स्ट ईयर पे 64,000, सेकेंड ईयर पे 72,000 और थर्ड ईयर पे 80,000, राइट। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ पे कितना आएगा 64,000 प्लस 4,800, राइट। सो यहाँ पे आया 68,800, यहाँ पे आया आप लोग का 76,800 और यहाँ पे आया 84,800, राइट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड, ये हो गया आप लोग का वेस्टिंग पीरियड पे। अब नाउ एक्सरसाइज पीरियड पे आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पीरियड पे आपको 2 ऑप्शन दिया, राइट, ए एंड बी। ए में सपोज आप लोग ले रहे हैं कैश सेटलमेंट, राइट,
और बी पे ले रहे हैं आप लोग इक्विटी सेटलमेंट, राइट। अब अगर कैश सेटलमेंट होगा सो एंट्री हम लोगों ने क्या करते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अब शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी पे टोटल कितना गया 64,000 प्लस 72,000 प्लस 80,000 कितना रहा है 2,16,000, राइट। सो 2,16,000 आप लोग शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी पे लिए हैं और उतना आप लोग पे आउट करेंगे, राइट। और इक्विटी पे जो आप लोगों ने लिया था इतना भी आप लोग पे कर दे रहे हैं क्योंकि उसने कैश ऑप्शन अवेल कर लिया, राइट। सो ये जो आप लिए हैं इसको आपको जनरल रिजर्व में अभी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, राइट। सो क्या करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व कितना है 14,400, राइट। आई होप इस पर कोई डाउट नहीं है। फिर अगर आप लोग इक्विटी अवेल कर रहे हैं तो फिर तो आपको पूरा ही देना पड़ेगा, राइट। आपको ये भी देना पड़ेगा प्लस आपको ये भी देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि लाइबिलिटी इक्विटी के अंदर ही है। इक्विटी इज द होल अमाउंट जो टोटल था और लाइबिलिटी उससे कम था, उसके अंडर था, राइट। सो अगर लाइबिलिटी जा रहा है तो इक्विटी का अमाउंट जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर इक्विटी जा रहा है तो फिर तो पूरा ही जा रहा है, राइट। सो इक्विटी अगर करेंगे तो क्या होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल ले रही हूँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अब शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व पे टोटल कितना गया है 14,400, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी पे कितना गया है 2,16,000। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 3,600 शेयर इंटू 10 रुपया दैट इज़ 36,000 और बचा कितना 1,94,400, ये जाएगा आप लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम पे, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ओवर हो गया, बस एक चीज़ बचा है। एक चीज़ क्या बचा है देखिए, एक चीज़ क्या बचा है देखिए गाइस। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि टोटल वैल्यू जो है ना वो लाइबिलिटी का और इक्विटी कम हो, राइट। अगर यहाँ पे लाइबिलिटी सपोज 6,000 होता, ठीक है, अगर लाइबिलिटी 6,000 होता और इक्विटी कम होता सो इन दैट केस इक्विटी की वैल्यू कितनी आती, इक्विटी की वैल्यू नील आ जाती, ठीक है। अगर टोटल में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद कुछ बच रहा है तो फिर वो इक्विटी है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है या फिर कोई नहीं बच रहा है तो फिर इक्विटी है ही नहीं, आप लाइबिलिटी को बुक कीजिए, राइट। अगर लाइबिलिटी गया तो पूरा चला जाएगा, इक्विटी आया तो फिर अमाउंट बच जाएगा, फिर उसको आप जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर कर दीजिएगा, राइट। लाइबिलिटी और इक्विटी को बाइफरकेट करने का मतलब है कि लाइबिलिटी जितना है उतना ही रिकॉर्ड होगा, कुछ बच गया तो इक्विटी में रिकॉर्ड कीजिए, अगर कुछ नहीं बच रहा है तो फिर आप लाइबिलिटी को लाइबिलिटी के तरीके से रिकॉर्ड कर लीजिए ना। क्लियर हुआ गाइस? आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो द कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट ओवर। नेक्स्ट वीडियो पे बहुत 5-10 मिनट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आप लोग का, जो ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट है। अगर होल्डिंग पेमेंट करता है आपके बिहाफ में या फिर सब्सिडियरी के बिहाफ में या फिर आप पेमेंट करें अपने सब्सिडियरी के बिहाफ में, देन वहाँ पे एंट्री कैसे रिफ्लेक्ट होगी वो थोड़ा सा 5-10 मिनट का क्लास से हम लोग करेंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। उसके बाद ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट तरीके से ओवर हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।